बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम नोज़, पैरानेज़ल साइनसेस और नेज़ल कैविटी के पास्ट यूक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोनों काम कर लेना। तो जो चैप्टर है नोज़ वाला, इसके अंदर मज़ीद कितने चैप्टर्स होते हैं, लाइक 23 से लेकर 41, अप्रॉक्सीमेटली 18 चैप्टर है, जबकि 22 चैप्टर होते हैं ईयर के अंदर। लेकिन ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एमसीक्यू आते हैं, वो कौन कौन से चैप्टर है? चैप्टर नंबर 26, यहाँ से एमसीक्यू आता है। क्रॉनिक और एक्यूट रिनाइटिस है, यहाँ से एमसीक्यू आता है। एलर्जिक रिनाइटिस है, यहाँ से एमसीक्यू आता है। विज़ोमोटर रिनाइटिस, नेज़ल पॉलिप, एपिस्टैक्सिस, राइनोसाइनोसाइटिस, कॉम्प्लिकेशंस, ट्यूमर्स। ओके, तो हम स्पेसिफिक चीज़ों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहला जो चैप्टर है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनाटमी ऑफ नोज, तो उसमें से कॉन्सेप्ट वगैरह तैयार करने हैं। अच्छा, पहले बताता जाऊँ कि जब भी आपने नेज़ल कैविटी स्टार्ट करनी है, तो आपने कुछ चैप्टर को प्रायोरिटी पे रखना है। वो कौन-कौन से चैप्टर हैं? नेज़ल सेप्टम, एक्यूट क्रॉनिक रिनाइटिस, मिससेलेनियस डिसऑर्डर। मिससेलेनियस डिसऑर्डर में फॉरेन बॉडी वगैरह आ जाती है। पॉलिप्स और एपिस्टैक्सिस, सबसे पहले इनको स्टार्ट करना है। फिर इसके बाद एलर्जिक और वेज़ोमोटर रिनाइटिस, राइनोसाइनोसाइटिस है, और कुछ चैप्टर को सिलेक्टिव करना है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल नोज़ है, ट्यूमर है, और कुछ चैप्टर अनइम्पोर्टेंट है, लाइक एनाटमी, ग्रैनुलोमेटस और ट्रॉमा। तो स्टार्ट करते हैं एनाटमी ऑफ नोज़। इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं, जहाँ से पास्ट में सवाल आएगा। फिजियोलॉजी ऑफ नोज़ में भी कोई इतना स्पेसिफिक या अच्छा क्वेश्चन नहीं आया हुआ, उसको हम छोड़ देते हैं। अब आती है डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल नोज़। तो जो पहला डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है सैडल नोज़। ओके, तो जो सैडल नोज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिप्रेस्ड नेज़ल डोर्सम बोलते हैं। डिप्रेशन ऑफ नेज़ल डोर्सम इज़ कॉल्ड सैडल नोज़। तो ये बोनी पार्ट को, कार्टिलेजिनस पार्ट को, या दोनों पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है। अब इसकी एटियोलॉजी को देख लेते हैं। तो इसकी जो एटियोलॉजी होती है, नेज़ल ट्रॉमा, लेकिन इसके अलावा एसएमआर में ज़्यादा सेप्टम को निकाल दिया, या हीमाटोमा या एब्सेस की वजह से सेप्टम की डिस्ट्रक्शन हो गई है, या फिर लेप्रोसिस से डिस्ट्रक्शन हो गई है, टीबी या सिफिलिस से डिस्ट्रक्शन हो गई है। एक बात रट्टा मार लेना कि जब आपने पढ़ना है सेप्टल परफोरेशन, तो जो होता है हमारा वैजिनल वाला है, वैगनर या वैजिनल ग्रैनुलोमा, ये सेप्टम को पूरा उड़ा देता है। लेकिन जो एलटीएल है, ल्यूपस, टीबी और लेप्रोसी, ये कार्टिलेजिनस पार्ट को उड़ाते हैं, जबकि जो सिफिलिस होता है बोनी पार्ट को उड़ाता है। बीएस से रट्टा मार सकते हो, ठीक है? तो इसको आपने नोट कर लेना। अब इसको ठीक करने के लिए आप ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी करते हैं। अगर डिप्रेशन सिर्फ कार्टिलेजिनस पार्ट में है, तो जो कार्टिलेज होता है नेज़ल सेप्टम से या ऑरिकल से लेते हैं। लेकिन अगर कार्टिलेज और बोन दोनों के अंदर डिफेक्ट है, तो हम स्पॉन्जी बोन लेते हैं इलियक क्रस्ट से। और जो हम ग्राफ्ट लेते हैं, वह ऑटोग्राफ्ट को ज़्यादा फेवर करते हैं, जो कि सेम इंडिविजुअल से लेती है, ताकि ग्राफ्ट का रिजेक्शन कम से कम हो। ओके, इसके अलावा सिंथेटिक इम्प्लांट ऑफ सिलिकॉन और टेफ्लॉन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिनाइन ट्यूमर्स। अच्छा, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं नोज़ के, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइनोफायमा। इसके अलावा हेमेंजियोमा, पिगमेंट नीवस होता है, ये भी कॉमन होते हैं। तो राइनोफायमा या पोटैटो ट्यूमर है, इसमें आलू बन जाता है, तो ये बिनाइन ट्यूमर होता है ड्यू टू हाइपरट्रॉफी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड, खासतौर पर जो टिप ऑफ नोज़ पे होती है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह होती है एक्ने रोज़ैकिया। क्लिनिकल फीचर के अंदर पिंक लोब्यूलेटेड मैस होगा नोज़ के ऊपर, और इसकी जो वेसल्स होती है, उनकी डायलिटेशन देखने को मिलती है। ओके, अब इसकी हम देख लेते हैं, ट्रीटमेंट देख लेते हैं। वैसे इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ब्रीथिंग और वीएन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि आप शार्प नाइफ से या कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से ट्यूमर को उड़ा दो। ओके, ठीक हो गया, और एरिया को री-एपिथेलियाइज़ करने दे दो। कभी-कभार आप कंप्लीट एक्ससीएन कर देते हैं, वरना कभी-कभार आप लोकल एक्ससीएन करते हैं। इसके बाद मैलिग्नेंट ट्यूमर में बेसल सेल कार्सिनोमा, जिसको रोडेंट अल्सर कहते हैं। ये आपने ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर भी पढ़ा है, जहाँ पे नोडुलर टाइप होती है, जिसमें आपको रोल्ड एजेस देखने को मिलते हैं। ओके, ट्रीटमेंट में सर्जिकल एक्सcision आ जाती है। फिर इसके बाद डिजीज़ ऑफ नेज़ल वेस्टिब्यूल है, जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। ओके, जिनसे एमसीक्यू आते होते हैं। तो फ्रंकल और बॉयल। फ्रंकल क्या होता है? एक्यूट स्टेफिलोकोकल ऑरियस इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल होता है। ये पिकिंग ऑफ नोज़ या प्लकिंग ऑफ विब्रेसी की वजह से होता है। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, टेंडर होता है। ट्रीटमेंट के अंदर वार्म कंप्रेशन है, एनाल्जेसिक्स दोगे, टॉपिकल और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक है। वंस अगेन जो आपने उसके अंदर पढ़ा था, स्टाई का ट्रीटमेंट है, बिल्कुल इसका भी वही है। ओके, ठीक है? इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है, वो सेलुलाइटिस ऑफ अपर लिप या सेप्टल एब्सेस होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेज़ल सेप्टम वाला। नेज़ल सेप्टम के अंदर डीएनएस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएनएस की 3 से 4 एटियोलॉजी होती है। 4 एटियोलॉजी है: ट्रॉमा, डेवलपमेंटल एरर, हेरिडिटी और रेशियल फैक्टर है। ट्रॉमा के अंदर लैटरल और एंटीरियर, उसके अलावा चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा आ जाएगा। तो लैटरल अगर ब्लो होगा, तो जो सेप्टल कार्टिलेज है, वो वोमिरन ग्रूव से डिसलोकेट हो जाएगा, जहाँ पे अटैच होता है। सेप्टल कार्टिलेज डिसलोकेट हो जाएगा 2 जगह से, वोमिरन ग्रूव और मैक्सिलरी क्रस्ट। लेकिन अगर फ्रंट से लगेगा, तो वो डिसलोकेट नहीं होगा, बल्कि वो बक्कल होना शुरू हो जाएगा।
ओके। अच्छा, सेप्टल फ्रैक्चर 2 टाइप का होता है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। जारजाविया फ्रैक्चर और चैवलेट टाइप फ्रैक्चर होता है। अच्छा, अगर फ्रंट से कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बकलिंग, ट्विस्टिंग, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन हो सकती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के सेगमेंट है वो टेलोस्कोप हो जाएगी, एक दूसरे के अंदर घुस जाएगी। इसके अलावा चाइल्डहुड या बर्थ हिस्ट्री भी ट्रॉमा हो सकता है। डेवलपमेंटल एरर हो सकते हैं, रेशियल फैक्टर है, फॉर एग्जांपल कॉकेशियन के अंदर या हेरिडिटरी फैक्टर है। टाइप्स ऑफ डीएनएस इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर डिसलोकेशन के अंदर राइट और लेफ्ट चैम्बर के अंदर डीएनएस चला जाएगा, सेप्टल कार्टिलेज चला जाएगा। ओके। इसके बाद सी शेप डिफॉर्मिटी है, जिसमें सेप्टम एक साइड पे कर्व हो जाता है। ओके। जो कॉनकेव वाली साइड है वहाँ पे वाइडर होता है और उस साइड के ऊपर आपको कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, किसकी, टर्बिनेट की देखने को मिलती है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉनकेव वाली साइड के अंदर आपको हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है एंफीरियर टर्बिनेट की। एस शेप डिफॉर्मिटी वर्टिकल या एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में हो सकती है, जिसमें बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। स्पर एक शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन होती है। ओके, ये बोन और कार्टिलेज के जंक्शन पे होती है। अगर ये लैटरल वाल पे प्रेस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से स्लोटर न्यूरैल्जिया हो जाएगा। ओके, ये एपिस्टैक्सिस हो सकती है और लास्ट में थिकनिंग हो सकती है। ये ऑर्गेनाइज हीमाटोमा की वजह से होती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर निमोनिक या शीमीन। S4 क्या होता है, साइनोसाइटिस होता है। H4 हेडेक होगा। E फॉर एपिस्टैक्सिस। M फॉर मिडल ईयर इन्फेक्शन। E फॉर एपिस्टैक्सिस वगैरह और एक्सटर्नल ईयर डिफॉर्मिटी है। A फॉर एनोस्मी और N फॉर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है। ट्रीटमेंट के अंदर SMR और सेप्टोप्लास्टी होती है। SMR और सेप्टोप्लास्टी का डिफरेंस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसका डिफरेंस क्या होता है हम यहाँ से तैयार कर लेते हैं। ओके। अगर आप आओगे लास्ट वाले सेक्शन के अंदर जहाँ पे ऑपरेटिव टेक्निक्स दी हुई है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। जो एसएमआर होता है ये एक्सटेंसिव डायसेक्शन होती है, इसमें आप पूरे सेप्टम को उड़ा देते हैं, जिसमें आप डिफॉर्म बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट को उड़ा देंगे, सिर्फ कॉर्डल और डोर्सल कार्टिलेज को बचा लोगे। लेकिन जो सेप्टोप्लास्टी है कंजर्वेटिव होती है, यहाँ पे लिमिटेड सिलेक्टिव डायसेक्शन होती है, मिनिमल कार्टिलेज और बोन की रिमूवल होती है। ओके। एसएमआर 17 से पहले नहीं करते, सेप्टोप्लास्टी 17 से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल और म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप दोनों साइड से रेस्ट करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड से रेस्ट करते हैं। यहाँ पे बोनी और कार्टिलेजिनस पार्ट को एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे जो डिफॉर्म पार्ट है उसको ठीक करते हैं, किससे, स्कोरिंग से, क्रॉस हैचिंग से, वेजिक्सियन से या रीअलाइनिंग से। ये 4 मैकेनिज्म होते हैं। इसका मिमोनिक होता है स्क्रू से रट्टा मार सकते हो। एस फॉर स्कोरिंग, सी फॉर क्रॉस हैचिंग, आर फॉर रीअलाइनिंग और डब्ल्यू फॉर वेजिक्सियन होती है। ओके। अब इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है एसएमआर के अंदर, फॉर एग्जांपल सुप्राटिप डिप्रेशन, कोलोमुलर रिसेशन है या फिर फ्लैपिंग ऑफ सेप्टम है, उसमें कम होती है। एसएमआर में वापस ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सेप्टोप्लास्टी में करना ईजी होता है। सेप्टल हीमाटोमा के अंदर ब्लड कलेक्ट हो जाएगा अंडर द पेरिकॉन्ड्रियम, ओके, या पेरिओस्टियम के अंदर। ये नेजल ट्रॉमा या सेप्टल सर्जरी की वजह से हो सकती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है। इसमें बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, खासतौर पर ये फ्रंटल हेडेक से एसोसिएटेड होती है, और यहाँ पर नेजल ब्रिज के ऊपर प्रेशर की सेंसेशन होती है। एग्जामिनेशन के अंदर स्मूथ राउंडेड स्वेलिंग होगी, पाल्पेशन के अंदर सॉफ्ट फ्लक्चुएंट होगी। जो स्मॉल होती है उनको स्पायर कर लोगे, लार्ज को इंसिडेंट ड्रेनेज कर दोगे, और क्या करते हैं हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक देते हैं। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, सेप्टम की थिकनिंग हो सकती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से सेप्टल एब्सेस हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है कार्टिलेज की, और नेजल सेप्टम की डिप्रेशन हो सकती है। सेप्टल एब्सेस पढ़ लेती है। सेप्टल एब्सेस के अंदर सेप्टल हीमाटोमा की सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। क्लिनिकल फीचर के अंदर बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पर पेन, टेम्परेचर वगैरह उसको रट्टा मार लेना, टेम्परेचर टेंडरनेस देखने को मिलती है ओवर द ब्रिज, जबकि वहाँ पे सेंस ऑफ प्रेशर था। और इसमें फीवर विद चिल्स होगा, फ्रंटल हेडेक तो दोनों के अंदर है। रेड और स्वालन देखने को मिलता है, बाकी सब चीज़ें सिमिलर है। एब्सेस को आपने ड्रेन करना होता है, इंसिजन आप डिपेंडेंट पार्ट के अंदर दोगे। ओके। कॉम्प्लिकेशन के अंदर आप दो टाइप की कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉस्मेटिक और इंट्राक्रेनियल है। कॉस्मेटिक के अंदर क्या कहती है कि सेप्टल परफोरेशन हो सकती है, जबकि इंट्राक्रेनियल के अंदर मेनिंजाइटिस और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है एक्यूट और क्रॉनिक रिनाइटिस। तो एक्यूट और क्रॉनिक रिनाइटिस में जो सवाल आता है एग्जाम के अंदर, वो आता होता है एट्रोफिक रिनाइटिस से। एट्रोफिक रिनाइटिस को उजाइना भी कहते हैं। इसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है नोज की। ओके, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज है, और उसमें नेजल म्यूकोसा और टर्मिनेट बोन की एट्रोफी, दोनों की एट्रोफी हो जाती है। नेजल कैविटी काफ़ी ज़्यादा रूमी हो जाएगा, फूल स्मेलिंग क्रस्ट होती है। अब इसकी मज़ीद 2 टाइप होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। जो सेकेंडरी होती है वो डिजीज़ की वजह से होती है, ल्यूपस, लेप्रोसी, राइनोसेक्लोरोमा, टीबी की वजह से होती है, और सिफिलिस की वजह से होती है, जिसमें नेजल स्ट्रक्चर की डिस्ट्रक्शन होती है। जो एट्रोफिक रिनाइटिस होता है वो प्रूलेंट साइनोसाइटिस या रेडियोथेरेपी वगैरह की वजह से भी हो सकता है। कभी कभार यूनिलैटरल भी होता है। यूनिलैटरल के अंदर ये डीएनएस की वजह से होता है। ओके। खासतौर पर जो वाइडर पार्ट होता है वहाँ पे एट्रोफिक रिनाइटिस हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं एट्रोफिक रिनाइटिस। तो एट्रोफिक रिनाइटिस की जो प्राइमरी टाइप है उसके कॉजेज क्या होते हैं, इसका निमोनिक या हर्निया। H फॉर हेरिडेटरी, E फॉर एंडोक्राइन, R फॉर रेशियल, N फॉर न्यूट्रिशनल, I फॉर इन्फेक्टिव और A फॉर ऑटोइम्यून प्रोसेस है। हेरिडेटरी फैक्टर के अंदर जो डिजीज होती है वो फैमिली में रन करती है। एंडोक्राइन के अंदर क्या क्या आती है, एंडोक्राइन के अंदर खासतौर पर जो हमारे
प्यूबर्टी पर राइज करते हैं। ओके, हार्मोनल चेंजेस, रेशियल फैक्टर भी देख लेना। न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए, डी, आयरन, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से इसका निमोनिक है एड, ए आई डी से रट्टा मार सकते हो, एड। ओके, इसके बाद इन्फेक्टिव है। इन्फेक्टिव के अंदर क्लैप्सिला उजाइना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको पेरिस बैसिलस कहते हैं। उसके अलावा कुछ डिप्थीरिया वगैरह ये भी करवा सकते हैं, और कुछ आउटोइम्यून प्रोसेस होते हैं वो भी कुछ करवा देते हैं। अब इसकी पैथोलॉजी क्या होती है? इसकी पैथोलॉजी ये है कि सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कलमनर एपिथेलियम लॉस्ट हो जाएगी, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से रिप्लेस हो जाती है। इसके अलावा सीरोम्यूसिलस ग्लैंड, वीनस ब्लड, साइनोसॉइड्स और नर्व एलिमेंट की एट्रोफी होती है। ओके, आर्टरीज होती है, उनके अंदर एंड आर्टराइटिस होता है, जो बोन्स होती है उसकी रिसॉर्प्शन हो जाती है, जिसकी वजह से नेजल कैविटी रूमी हो जाएगा। पैरानेजल साइनसेस काफ़ी छोटी हो जाएगी ड्यू टू देयर अरेस्टेड डेवलपमेंट। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? रूमी नेजल कैविटी और फुल स्मेलिंग नेजल क्रस्ट, इसको रट्टा मार लेना। जो डिजीज होता है फीमेल में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, प्यूबर्टी पर राइज करता है, फुल स्मेलिंग क्रस्ट हो गई नोज से। ओके, हालांकि पेशेंट को अवेयर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एनोस्मिया होता है, इसको बोलते हैं मर्सीफुल एनोस्मिया। क्यों एनोस्मिया होता है? क्योंकि जो नर्व एलिमेंट है उनकी एट्रोफी देखने को मिलती है। ओके, जो पेशेंट है उसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, हालांकि इतना ज़्यादा नेजल कैविटी हो गई है। अब इसकी वजह ये है कि नेजल कैविटी के अंदर क्रस्ट भरे पड़ी है, और अगर क्रस्ट को रिमूव करेंगे तो एपिस्टेक्सिस हो जाती है। एग्जामिनेशन के अंदर ग्रीनिश या ग्रेइश ब्लैक ड्राई क्रस्ट होती है, जो कि टर्मिनेट और सेप्टम को कवर करती है। क्रस्ट को रिमूव करोगे तो ब्लीडिंग होगी, और जब क्रस्ट को रिमूव करते हैं तो जो नेजल कैविटी है वो रूमी होती है और टर्मिनेट की एट्रोफी होती है। यहाँ तक कि आपको पोस्टीरियर वाल ऑफ नेजल फायरिंग्स पर नजर आता है। ओके, ठीक हो गया। सेप्टल परफोरेशन और डर्मेटाइटिस भी देखने को मिलता है। जो एट्रोफिक जेनिस होती है फेरेंजियल म्यूकोसा में भी हो सकती है, जिसको एट्रोफिक फेरेंजाइटिस कहते हैं। लैरिंक्स में भी हो सकती है, जिसको एट्रोफिक लैरिंजाइटिस कहते हैं। ओके, और जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब और मिडल ईयर है। और लास्ट में पैरानेजल साइनसेस काफ़ी छोटी होती हैं, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाती होती। ओके, अब इसका जो ट्रीटमेंट है मेडिकल और सर्जिकल। सर्जिकल के अंदर यंग्स ऑपरेशन, मॉडिफाइड यंग्स ऑपरेशन और नैरोइंग ऑफ नेजल कैविटी है। तो यंग्स ऑपरेशन के अंदर नेजल कैविटी के जो नोस्ट्रल्स होती है उनको क्लोज कर देती है विद इन द नेजल वेस्टिब्यूल बाय रेजिंग फ्लैप्स होती है। मॉडिफाइड यंग्स के अंदर क्या करती है? ये बायलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए होती है। ओके, जबकि नैरोइंग ऑफ द नेजल कैविटी, तो इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें टेफ्लॉन पेस्ट का सबम्यूकोसल इंजेक्शन है, या फिर टेफ्लॉन के अलावा फैट का, कार्टिलेज का या टेफ्लॉन स्ट्रिप्स का इंजेक्शन देते हैं, या फिर मीडियल या सेक्शन डिस्प्लेसमेंट होती है लैटरल वॉल ऑफ नोज की। ओके, ठीक हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट होता है नेजल इरिगेशन और रिमूवल ऑफ क्रस्ट एट 25% ग्लूकोज इन ग्लिसरीन है, लोकल एंटीबायोटिक, एस्ट्राडायोल स्प्रे, प्लेसेंटल एक्सट्रैक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पोटेशियम आयोडाइड होती है। ओके, हर एक अपना स्पेसिफिक है। लाइक जो पोटेशियम आयोडाइड होती है वो नेजल सिक्रेशन को लिक्विफाई कर देती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लैप्सिला को उड़ा देती है। प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट होती है, रिलीफ प्रोवाइड करती है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन से। एस्ट्राडायोल स्प्रे होती है, ये क्या करते हैं? ये वेस्कुलैरिटी को बढ़ा देते हैं, सीरोम्यूसिनस ग्लैंड की डीजेनरेशन को बढ़ा देते हैं। लोकल एंटीबायोटिक है जो कि इन्फेक्शन को उड़ा देती है। ओके, 25% ग्लूकोज, तो ये प्रोटीओलिटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है, और नेजल इरिगेशन और रिमूवल ऑफ क्रस्ट आ जाती है। अब इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो रिनाइटिस सीका और रिनाइटिस कैजियोजा। रिनाइटिस सीका को क्रस्ट फॉर्मिंग डिजीज भी कहते हैं। ये उन लोगों में होता है जो कि गर्म ड्राई डस्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, लाइक बेकर्स के अंदर या आयरन या गोल्ड स्मिथ के अंदर। इसमें जो कंडीशन होती है इंटीरियर वन थर्ड को इन्वॉल्व करेगा, खासतौर पर सेप्टम पर। तो यहाँ पे मेटाप्लेजिया होता है, एट्रोफी होती है सीरोम्यूसिनस ग्लैंड की। जो क्रस्ट होती है इंटीरियर वन थर्ड में होती है, नॉन फुल स्वेलिंग क्रस्ट होती है। ओके, इसको रट्टा मार लो आप। ओके, और ड्राई हॉट इन्वायरमेंट की हिस्ट्री मिलती है। जबकि रिनाइटिस कैजियोजा के अंदर जो नोस होती है उसमें पुरुलेंट डिस्चार्ज होती है, चीज़ी मटेरियल होता है, या क्रॉनिक साइनसाइटिस की वजह से देखने को मिलती है। इसके बाद है ग्रैनुलोमेटस। अच्छा, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन राइनोसेक्लेरोमा को रट्टा मार लेना कि राइनोसेक्लेरोमा क्लैप्सिला राइनोसेक्लेरोमेटस की वजह से होता है, जिसको फिश बैसिलस कहते हैं। जबकि क्लैप्सिला उजाइना से क्या होता है? ये उजाइना या एट्रोफिक रिनाइटिस होता है, जिसको पेरिस बैसिलस कहते हैं, जबकि इसको फिश बैसिलस कहते हैं। इसके 3 स्टेजेस होती हैं, इसको रट्टा मान लो एजीसी से। एट्रोफिक, ग्रैनुलोमेटस और सिकाट्रिशियल स्टेज होती है, और यहाँ पे वुडी फील आपको देखने को मिलती है। और जो 2 सेल इंक्रीज होते हैं वो म्यूकुलिक सेल और रसल बॉडीज होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। जो सिफिलिस होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और कंजेनिटल होता है। टर्शियरी के अंदर आपको गोमास देखने को मिलती है, सेकेंडरी के अंदर सिंपल रिनाइटिस होती है, क्रस्टिंग वगैरह देखने को मिलती है, प्राइमरी में प्राइमरी चैंकर होती है। जबकि कंजेनिटल के अंदर मजीद इसकी 2 फॉर्म्स होती है, अर्ली और लेट। अर्ली में स्नफल्स होती है, पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, फिशरिंग होती है। लेट फॉर्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? आपको गुमास देखने को मिलती है। बाकी जो कॉर्नियल ओपेसिटी, स्टेफनेस और हचिंसन तीर भी देखने को मिलती है। डायग्नोसिस बीडीआरएच और बायोप्सी से करते हो। ओके, बाकी चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एप्पल जेरी नोड्यूल लूपस वल्गैरिस में आता है।
नेक्स्ट है मिसलेनियस डिसऑर्डर, तो इसमें पहला है फॉरेन बॉडी। अच्छा, अगर चिल्ड्रन के अंदर यूनिलैटरल ब्लड स्ट्रेन डिस्चार्ज है बच्चे के अंदर, तो क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं? पहला फॉरेन बॉडी राइनोजिट नेजल डिप्थीरिया हो सकता है, नेजल मियासिस हो सकती है, या एक्यूट और क्रॉनिक यूनिलैटरल साइनसाइटिस हो सकता है। ठीक हो गया, तो इनको देख लेना आप। अच्छा, कॉर्नियल एट्रीजिया के बारे में पॉइंट नोट कर लो कि जो कॉर्नियल एट्रीजिया होता है परसिस्टेंस ऑफ बक्कोनेजल मेम्ब्रेन की वजह से होता है, यूनिलैटरल होता है, मोस्टली फीमेल्स में होता है, खासतौर पर राइट साइड पे होता है। इसका डायग्नोसिस के लिए नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ म्यूकॉइड डिस्चार्ज, नंबर 2 एब्सेंस ऑफ एयर बबल, कि एयर बबल नहीं होगा, डिस्चार्ज म्यूकॉइड होती है, कैथेटर पास नहीं कर सकते नोज टू द फेरिंग्स। मिथाइलिन ब्लू हम ऐड करते हैं ड्रॉप्स, फ्लेक्सिबल नेजल एंडोस्कोपी करते हैं, और रेडियो पैक डाई को इंस्टिल करती है, और सीटी स्कैन वगैरह। तो ये 6 चीज़ों को रट्टा मार लेना। अच्छा, सीएसएफ राइनोरिया के अंदर क्या होता है? सीएसएफ राइनोरिया के अंदर बीटा 2 प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है, और इसमें जो साइन आता है वो डबल टारगेट साइन है, इसको नोट कर लेना कि डबल टारगेट साइन के अंदर 2 चीज़ें देखने को मिलती है, सेंटर में रेड स्पॉट और पेरिफेरल में लाइटर हेलो देखने को मिलता है। अब सीएसएफ में और नेजल सिक्रेशन में क्या फ़र्क होता है, इसको आप पढ़ लेना। ओके, इसके बाद एलर्जिक रिनाइटिस है। तो जो एलर्जिक रिनाइटिस है, इसमें जो काम की चीज़ है वो इसका फ्लो चार्ट आती है एलर्जिक रिनाइटिस की, इसकी डायग्नोसिस कैसी होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी। ओके, तो ये वाला फ्लो, ये तो इसकी पैथोजेनेसिस वाली है, और इसकी क्लासिफिकेशन उसको देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में एलर्जन को अवॉइड करना है, ट्रीटमेंट और इम्यूनोथेरेपी है। ट्रीटमेंट विद ड्रग्स में एंटीहिस्टामिन, जो आप ऑलरेडी अस्थमा में पढ़ चुके हो वही चीज़ें है, सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्रोमोग्लाइकेलेट यानी मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, ल्यूकोट्राइन और एंटी-बीजी है। अच्छा, वेसोमोटर रिनाइटिस और एलर्जिक रिनाइटिस में क्या फ़र्क होता है, इसका एग्जाम में से देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं एंट्रोकॉर्नल पॉलिप और एथमोइडल पॉलिप। जो एंट्रोकॉर्नल पॉलिप होती है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, जबकि एथमोइडल पॉलिप बड़ों में ज़्यादा होती है। इन्फेक्शन की वजह से होती है, इसकी बहुत सारे कॉजेज़ हैं। इसका निमोनिक है, कैंकी, सी फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, ए फॉर हमारा क्या होता है, एस्थमा होता है, एस्पिरिन इंटॉलरेंस है, और ए फॉर एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस है। एन फॉर क्या होता है, नेजल मास्टोसाइटोसिस, के फॉर कार्टिजिनस सिंड्रोम, और वाई फॉर यंग सिंड्रोम। अच्छा, सी से चार्ल्स-स्ट्रस सिंड्रोम भी होता है, जिसमें ग्रैनुलोमा होती है, वास्कुलाइटिस होता है, एस्थमा होता है, फीवर। इसका निमोनिक है एज, एज से रट्टा मार लो, एस्थमा, ग्रैनुलोमा और इओसिनोफिलिया। बाकी वास्कुलाइटिस तो होगा ही होगा। यंग सिंड्रोम के अंदर साइनोपल्मोनरी डिजीज होती है और एजोस्पर्मिया होता है, जबकि कार्टिजिनर के अंदर साइटस इन्वर्सस, सिलेरी डिस्काइनेसिस, ब्रोंकिएक्टिस, साइनोसाइटिस होता है। अच्छा, हम इसको पढ़ रहे थे। एंट्रोकॉर्नल पॉलिप्स अकेले होते हैं, जबकि बायलैटरल होती है, बहुत सारी होती है। इसका ओरिजिन मैक्सिलरी साइनस होता है, जबकि उसका ओरिजिन एथमोइडल साइनस है। ये पीछे की तरफ ग्रो करते हैं, जबकि आगे की तरफ ग्रो करती है। ओके, अब ये ट्राइलोबुलर होते हैं, जिसमें एंट्रल, नेजल और कॉर्नल पार्ट होते हैं, जबकि स्मॉल और ग्रेप लाइक होते हैं। रिकरेंस इसका ज़्यादा होता है, एंट्रोकॉर्नल का कम होता है, एथमोइडल का ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट दोनों का एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है, जिसको फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहती है। इसके अलावा बाकी पोलिपेक्टमी, इंट्रानेजल, एक्स्ट्रानेजल और ट्रांसनेजल एथमोइडेक्टमी भी होती है। अब आ जाओ एपिस्टेक्सिस। तो एपिस्टेक्सिस की साइड को रट्टा मान लो कि लिटल एरिया में होती है, अबव द लेवल ऑफ मिडल टर्बिनेट, बिलो द पोस्टीरियर पार्ट, डिफ्यूज या नेसोफायरिंग्स में होती है। इसके 3 टाइप के कॉजेज होते हैं, लोकल, जनरल, इडियोपैथिक। लोकल में नोज और नेसोफायरिंग्स है, नेसोफायरिंग्स में एडिनोइडाइटिस, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा सबसे इंपॉर्टेंट, और नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा। जबकि लोकल के अंदर ट्रॉमा है, इन्फेक्शंस आ जाती है, फॉरेन बॉडी है, न्यू प्लाज्म, एटमॉस्फेरिक चेंजेस है, डीएनएस है। जनरल कॉजेज में सारे सिस्टम के कॉजेज आ जाएगा, सीवीएस के आ जाएगी, हेमाटोपोइटिक क्या आ जाएगी, लीवर क्या आ जाएगी, किडनी क्या आ जाएगी, ड्रग्स क्या आ जाएगी, मीडियस्टिनल कंप्रेशन क्या आ जाएगा, इन्फेक्शन क्या आ जाएगा, विकैरियस मेंस्ट्रुएशन क्या भी आ जाएगा। ओके, अब एपिस्टेक्सिस 2 टाइप की होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस मोस्ट कॉमन होती है, पोस्टीरियर कम होती है। एंटीरियर बच्चों में होती है, जबकि पोस्टीरियर वाली बड़ों में होती है। इसकी साइड लेटरल एरिया एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ लैटरल वाल सेप्टम होती है, जबकि इसकी पोस्टीरियर सुपीरियर होती है। ओके, इसका काज ट्रॉमा होता है, इसका काज हाइपरटेंशन या आर्टेरियल स्क्लेरोसिस है। या ब्लीडिंग माइल्ड होती है, सीवियर ब्लीडिंग होती है। ये इजीली कंट्रोल हो जाती है लोकल प्रेशर या एंटीरियर पैकिंग से, जबकि इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट नेजल पैकिंग करती है। ओके, अब सबसे पहले फर्स्ट एड देती है एपिस्टेक्सिस वाले पेशेंट के अंदर, कि नोज को पिंच करते हैं थंब और इंडेक्स फिंगर से 5 मिनट तक। ट्रोटर मेथड के अंदर पेशेंट को बिठाते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड लीन करवाते हैं। ओके, और वो मुंह से सांस लेता रहता है। ओके, ठीक है, और लास्ट में कोल्ड कंप्रेशन है। तो ये 3 मेथड होते हैं, इसको रट्टा मार लेना। इसके बाद कॉटराइजेशन है। कॉटराइजेशन एंटीरियर एपिस्टेक्सिस में काफ़ी यूजफुल होती है, जिसमें आपको पता होता है एरिया को सबसे पहले एनेस्थेसाइज करते हैं, फिर जो ब्लीडिंग पॉइंट है उसको कॉटराइज करते हैं विद सिल्वर नाइट्रेट या फिर इलेक्ट्रोकॉर्टिस से कोआगुलेट करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर नेजल पैकिंग है। फिर एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन है, फिर एलिवेशन ऑफ म्यूकोपेरियोस्टियल यानी एसएमआर करेंगे, मैसेज की लाइकेशन है, ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक सफिनोपाइलेटिन आर्टरी लाइगेशन है, और लास्ट में एम्बोलाइजेशन होती है। तो ये सारे स्टेप्स इसमें होते हैं। ओके, बाकी मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि मैनेजमेंट ऑफ
तो आप उसको देख लेना कि सबसे पहले फर्स्ट एड देके पिंचिंग, प्रोटर मेथड और कोल्ड कंप्रेशन है, ब्लीडिंग होती है ठीक या नहीं होती। अगर ब्लीडिंग नहीं होती ठीक तो हॉस्पिटलाइज़ करना है। अब हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है तो वहाँ पे जनरल मेजर्स है। अगर माइल्ड ब्लीडिंग एक्सेसिबल साइड पे तो कॉटराइजेशन करनी है। सीवियर ब्लीडिंग है, एग्जैक्ट साइड नहीं पता तो नेज़ल पैकिंग करनी है। एंटीरियर पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग है। फिर इसके बाद डिलेड मैनेजमेंट आ जाती है। तो उसमें अगर स्टेबल पेशेंट है तो इन्वेस्टिगेशन करके ट्रीटमेंट करना है। लेकिन अगर सीवियर ब्लीडिंग है तब आपने एम्बोलाइजेशन करनी है या लाइगेशन करनी है या एसएमआर वगैरह करना है। ओके, इसके बाद ट्रॉमा टू द फेस। अगर ट्रॉमा टू द फेस में इतना खास कुछ चीज़ है नहीं, लेकिन यहाँ पे ट्राइपोड फ्रैक्चर या फ्रैक्चर ऑफ साइकोमा वगैरह, लीफोर्ड फ्रैक्चर को देख लेना। इसके बाद पैरानेजल साइनसिस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है और इसका निमोनिक होता है हसन कि एच फॉर क्या होगा, एच फॉर हॉट फर्मेंटेशन है, ए फॉर एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, एस फॉर स्टीम इनहेलेशन है, ए फॉर एनाल्जेसिक्स और एन फॉर नेजल डिकॉन्जेस्टेंट होती है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के खिलाफ हम ज़्यादा मेनली यूज़ करते होती है। क्लिनिकल फीचर को रट्टा मान लो कि हेड एक होगा, खासतौर पर फोर हेड पे होगा, पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। जो पेन होता है गम्स या टीथ की तरफ रेफर कर जाता है। डायग्नोसिस की तरफ ट्रांसल्यूमिनेशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सीटी स्कैन होता है। ओके, वाटर व्यू जिसको ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू है वो भी हम करते हैं। क्रोनिक साइनोसाइटिस को देख लेना। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस है। ओके, तो जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनोसाइटिस है इसका निमोनिक मैंने बनाया हुआ था लेकिन यहाँ पर मिस हो गया है। अच्छा, इसकी 5 कॉम्प्लिकेशन होती है मेनली। अगर आप यहाँ पे देखो, अच्छा लोकल कॉम्प्लिकेशन होती है, ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन है। ओके, इसके बाद इंट्राक्रेनियल है, डिसेंडिंग इन्फेक्शन और फोकल इन्फेक्शन है। लोकल के अंदर म्यूकोसील या म्यूकोबाइलोसील हो सकता है, म्यूकस रिटेंशन सिस्ट है, ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है। ऑर्बिटल में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इंट्राक्रेनियल में मेनिंजाइटिस एक्स्ट्राड्यूरल जो मिडल ईयर वाली थी। डिसेंडिंग इन्फेक्शन में क्या हो सकती है, सुपरेटिव इन्फेक्शन है, लाइकोटाइटिस मीडिया, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लारिंजाइटिस, ट्रैकियोब्रोंकाइटिस। जबकि फोकल इन्फेक्शन में पॉलीआर्थराइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस है। ओके, बाकी न्यूप्लाज्म और पैरानेजल साइनसिस है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम छोड़ रहे हैं।